सबने घर पे ये बहुत सुना होगा, आर्थराइटिस। नहीं सुना तो अपने सराउंडिंग में कहीं पर आस पड़ोस में कहीं ना कहीं से तो ये आ ही जाता है। व्हाट इज आर्थराइटिस? और ये कोटिंग का पर्पस क्या था? ताकि बोन पे इधर वाली साइड पे कैल्शियम ना लगे और ये लंबी ना हो जाए और दोनों के बीच का गैप खत्म ना हो जाए। तो अब हड्डी में बन गए हैं छेद, ऐसा क्यों? ऑस्टियोपोरोसिस बेटा किसको होता है? ये होता है फीमेल्स। अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा तो वो जो कैल्शियम है वहाँ पर लगेगा नहीं, बोन डेंसिटी कम होगी और इतनी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे इतनी कम होने लगेगी कि उसमें छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार विद योर दीक्षा शर्मा मैम। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो क्या है, एक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू बोन्स एंड दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट की अगर बात करें, हम लास्ट क्लास में हमने इसके पढ़े थे बोन्स, जॉइंट्स और मसल डिसऑर्डर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, पर आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स दैट आर रिलेटेड टू योर बोन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, पहला डिसऑर्डर बेटा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप सबने घर पे ये बहुत सुना होगा, आर्थराइटिस। नहीं सुना तो अपने सराउंडिंग में कहीं पर आस पड़ोस में कहीं ना कहीं से तो ये आ ही जाता है। व्हाट इज आर्थराइटिस? Arthro means study of joints, then arthritis. Itis means inflammation. So इसका मतलब बेटा क्या हुआ? Inflammation of joints. मतलब आपके घुटनों में सूजन हो गई है। Inflammation of joints. ये जो बेटा आर्थराइटिस होता है ये 3 तरह का होता है। How many types? 3 types. It is of 3 types. सबसे पहला होता है बेटा rheumatoid arthritis. रूमेटॉइड। दूसरा होता है गाउटी और गाउट और तीसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। चलिए, तीनों में ही सेम चीज हो रही है। क्या हो रही है? आपके घुटनों में सूजन हो रही है, पर फर्क क्या है कि कैसे हो रही है, इसका फर्क है। अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेटा क्या होता है? हमने एक और भी पढ़ा था, मायस्थीनिया ग्रेविस, कि आपके ही बॉडी पार्ट्स को, बॉडी सेल्स को फौरन मारने लगती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है। वो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट। जो गाउटी या गाउट है वो होता है ड्यू टू इंक्रीज इन यूरिक एसिड। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उससे आपको गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, राइट। जैसे कई लोग प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, दालें वाले ज़्यादा खा लेते हैं, बेसिकली वो चीज़ें खा लेते हैं जिनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा हो, नाइट्रोजनस बेसिस ज़्यादा हो, तो उससे क्या होता है बेटा? उससे वो जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो टूटकर यूरिक एसिड बनाता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड इट इंक्रीजेस, राइट। दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये होता है बुढ़ापे की वजह से, ड्यू टू एजिंग, राइट। ये किसकी वजह से है? आपकी उम्र बढ़ रही है, आप बूढ़े हो रहे हैं, इस वजह से। तो चलिए, होता क्या है? सबसे पहले हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है बेटा? एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड against synovial membrane, against synovial membrane। कैसे, क्या, अभी देखते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन याद है बच्चों आपको? क्या थी साइनोवियल मेम्ब्रेन? हमने साइनोवियल जॉइंट बनाया था जिसमें एक बोन ऐसे होती है, दूसरी इधर होती है, और दोनों बोन को ज्वाइन करता है लिगामेंट लाइक दिस। और दोनों बोन्स के आउटर साइड पर यहाँ पे एक आर्टिकुलर कार्टिलेज की कोटिंग होती है। और ये कोटिंग का पर्पस क्या था? ताकि बोन पे इधर वाली साइड पे कैल्शियम ना लगे और ये लंबी ना हो जाए और दोनों के बीच का गैप खत्म ना हो जाए, बिकॉज जॉइंट वही हाईली मूवेबल होता है जिनके दोनों बोन्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस हो। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का यही मकसद था कि यहाँ पर एक सील लगा दो कि आके यहाँ पर कैल्शियम ना लगे और बोन लंबी ना हो, राइट। और इसके अराउंड क्या चढ़ी हुई थी बेटा? इसके अराउंड चढ़ी हुई थी
आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो दोनों हड्डियों को ऐसे रैप कर रखा था साइनोवियल मेम्ब्रेन ने। तो दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, आपका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसके अगेंस्ट बन गया है एंटीबॉडी। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हो जाएगी इन्फ्लेम, इसमें हो जाएगा इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन होता है तो बेटा क्या होता है, सूजन आती है, लाल लाल होते हैं, इसीलिए आर्थराइटिस में जो घुटने हैं वो सूजते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेशन हुई बेटा, इस इन्फ्लेमेशन से आगे क्या हुआ, देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इसमें साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा बनने लगा। अब वो इतना बनने लगा कि इस फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनने लगे जिन्हें हम कहते हैं पेनिस। सो नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स जिनका नाम है पेनस, PANNUS। ठीक है, तो यहाँ पर देर इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ पर छोटे छोटे पेनस बन गए, उन्होंने आर्टिकुलर कार्टिलेज को तोड़ना शुरू किया, आर्टिकुलर कार्टिलेज को तोड़ना शुरू किया। ये कौन है बेटा, पेनस। तो दीज पेनस दे विल ब्रेक द आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो इन्होंने क्या किया, दे विल इरॉड करना मतलब ब्रेक करना, दे विल इरॉड द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, अब आर्थराइटिस में सूजन क्यों आई ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि एंटीबॉडी बनती है, राइट। अब चलने में क्यों दिक्कत होती है सूजन की वजह से, जब इसने आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरॉड कर दिया तो बोन एक्सपोज हो गई, बोन गेट्स एक्सपोज मतलब उसके ऊपर से आर्टिकुलर कार्टिलेज हट गया, जिससे क्या हुआ बेटा, बोन के ऊपर कैल्शियम चढ़ने लगा, बोन लंबी हो गई, जिसकी वजह से आपके दोनों घुटनों के बीच में कम जगह बची। सो देयर इज लेस स्पेस इन बिटवीन बोन्स। उससे क्या हो गया बेटा, जॉइंट को मूव करने में दिक्कत हुआ, वो इमूवेबल हुआ, और जब भी मूव करोगे तो दर्द भी होगा। तो ये होता है आपके आर्थराइटिस में, राइट। और यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट क्या है बेटा, यहाँ पर साइनोवियल जो मेम्ब्रेन था उसके अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडी बन गई थी, इस वजह से। ये क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड आया, ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड आया तो पेनस बना, पेनस बना, उसने आर्टिकुलर कार्टिलेज इरॉड कर दिया, जिससे क्या हुआ बेटा, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया। क्यों, अब बोन एक्सपोज हो गई, अब इस पे कैल्शियम लगेगा, बोन फिर धीरे धीरे लंबी हो जाएगी और दोनों बोन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिससे चलने में दिक्कत आएगी। ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब बाकियों में फिर क्या होता है, बाकियों में क्या होता है बेटा, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, जो पेनस कर रहा था वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल करेंगे। सो ड्यू टू इंक्रीज इन यूरिक एसिड, नाउ द यूरिक एसिड crystals will erode articular cartilage। बाकी की स्टोरी सेम, आर्टिकुलर कार्टिलेज इरॉड हो गया, बोन पे कैल्शियम लगा, दोनों में डिस्टेंस या डिफरेंस कम था और इमूवेबल हो गया, और पेन तो होगी ही। अब बात करते हैं ऑस्टियो की। इसमें पेनस आकर आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरॉड कर रहा था, इसमें यूरिक एसिड कर रहा था। अब इसमें अपने आप हो जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बेटा क्या होता है, आपके टिश्यूज वीक होने लगते हैं। तो इसमें ड्यू टू एजिंग द आर्टिकुलर कार्टिलेज इरॉड्स, ये अपने आप ही हो रहा है। देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव पाथवे, राइट। हम कहते हैं ना चीज़ें धीरे धीरे खराब ही होती हैं, बुढ़ापे में होती है ना, बोलते हैं ना, हमारी बॉडी में भी धीरे धीरे पार्ट्स क्या होते हैं, खराब होते हैं। वैसे यहाँ पर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होता है विद एज। तो आप कभी भी देखना, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज इरॉड होता है तीनों में ही हो रहा है, पर तीनों में वजह क्या है, अलग अलग है, पर सेम चीज़ ही हो रही है, तीनों में सूजन ही हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये यूरिक एसिड आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी सूजन में डालेगा, और उसमें भी आपके घुटनों में प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर भी स्वेलिंग होगी, राइट बेटा। अगर बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट
कैन इफेक्ट मल्टीपल जॉइंट्स, मतलब आपके शरीर का कोई भी जॉइंट इसमें इफेक्ट हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें इफेक्ट होते हैं हैंड्स एंड फीट्स होते हैं, राइट। इसमें भी मल्टीपल जॉइंट्स होता है, राइट। अगर आप एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले बंदे का हाथ देखोगे तो उसके यहाँ पर जॉइंट ऐसे सूजे सूजे मिलेंगे आपको, राइट, एकदम लाल लाल। तो ये यूजुअली रूमेटॉइड में होता है। अगर बात करें ऑस्टियो में, आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा किस जॉइंट में पेन होता है, चलने में दिक्कत आती है, या तो उनका हिप जॉइंट होता है या उनका नी जॉइंट होता है। तो यहाँ पर हिप एंड नी जॉइंट आर यूजुअली इफेक्टेड, राइट। और आप देखना ज़्यादा फीमेल्स को ही होता है, क्यों होता है अभी जानेंगे, राइट। चलो बच्चे, अभी हम नेक्स्ट डिसऑर्डर करते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिसऑर्डर, एंड दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज दैट? Osteoporosis. Osteo means bone. So whenever we use the word osteo, that means it's related with bone. And porosis matlab pore. And cis means synthesis or formation. So अब हड्डी में बन गए हैं छेद, ऐसा क्यों? ऑस्टियोपोरोसिस बेटा किसको होता है? ये होता है फीमेल्स। किसको होता है बेटा? ये फीमेल्स को होता है। और कौन सी फीमेल्स को? जिनको मेनोपॉज लग गया है। व्हाट इज मेनोपॉज? फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, एक पर्टिकुलर एज पे शुरू होता है, और एक पर्टिकुलर एज दैट इज अराउंड 45 to 50 वहां पर जाके ये खत्म हो जाता है। सो दैट स्टॉपेज और सिजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज अ मेनोपॉज इन अ फीमेल। तो जब एक फीमेल में मेनोपॉज बेटा लग जाता है तो ऑब्वियसली उसके पास हॉर्मोन्स तो ज़्यादा होंगे नहीं, बिकॉज उसमें हॉर्मोन्स नहीं होते, स्पेशली द मेन फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। तो उसकी वजह से उस फीमेल में बोन डेंसिटी कम होने लगती है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजन विद द बोन डेंसिटी? एस्ट्रोजन इन अ फीमेल हेल्प्स इन द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन द बोन्स। वो जो कैल्शियम होता है, जो एस्ट्रोजन होता है, वो फीमेल में कैल्शियम को ब्लड से उठाकर और हार्मोन्स की हेल्प से उसे चिपका देता है बोन्स के ऊपर, जिससे बोन्स मोटी ताजी हो जाती हैं। अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा तो वो जो कैल्शियम है वहां पर लगेगा नहीं, बोन डेंसिटी कम होगी। और इतनी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे इतनी कम होने लगेगी कि उसमें छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो पोर्स हैं किसके बीच में? बोन के बीच में, राइट। तो ये क्यों होता है? इट occurs, all right, it occurs in females after menopause, right? What is menopause? Stoppage of menstrual cycle। ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ओके, ड्यू टू लो एस्ट्रोजन इन बॉडी। लो एस्ट्रोजन से बेटा क्या होता है? डिक्रीज इन बोन डेंसिटी एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, राइट। तो ये था बेटा अगला डिसऑर्डर जिसका नाम था ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए और डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा ऑस्टियोमलेसिया एंड रिकेट्स। ऑस्टियोमलेसिया होता है अडल्ट्स को और रिकेट्स होता है बेटा बच्चों को। होता एक ही कारण की वजह से है, ड्यू टू लेस विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम नहीं डिपॉजिट होगा। विटामिन डी का काम क्या होता है, कभी सोचा है? विटामिन डी मिलता कहाँ से है? धूप से, राइट। तो मतलब आप जब धूप में बैठते हैं तो आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। वो विटामिन डी आपके इंटेस्टाइन में से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करवाता है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा, आप कितना भी दूध पी लो, आप कितने भी कैल्शियम के सोर्सेज ले लो, आपका कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा। और कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, देन देयर विल बी थिनिंग ऑफ बोन्स। क्या होगा बेटा इसमें? थिनिंग ऑफ बोन्स।
राइट. व्हाट्स द फंक्शन ऑफ विटामिन डी, यहाँ लिख देती हूँ फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. विटामिन डी हेल्प्स इन absorption of calcium from gut. राइट बच्चा. चलो, इसके अलावा बेटा आपने सुना होगा जॉइंट डिसलोकेशन और बोन डिसलोकेशन. ये क्या होता है? पिक्चरों में देखते हैं हम ज्यादातर. क्या होता है पिक्चरों में? हीरो को चोट से विलन मारता है, हीरो के शोल्डर ऐसे हो जाता है और दिखाते हैं उसे दर्द होता है, फिर वो शोल्डर उठा के ऐसे सही करता है. तो वो क्या कर रहा है? वो वहां पर उसका जो यहाँ पर जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है यहाँ पर, जो आपका ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस फिट होती है, वो जॉइंट टूट गया. टूटा. एक होता है बेटा बोन का टूटना जिसे फ्रैक्चर कहते हैं, एक होता है कि बोन जहाँ पर थी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से इधर हो गई है. पहले दोनों ऐसे थे, आराम से फिट थे, अब ऐसे हो गए. सो दैट्स डिसलोकेशन. दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ बोन फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन. इसे हम कहते हैं जॉइंट डिसलोकेशन. फाइन. ओके, दूसरी बात बेटा, अब हमने दूसरा वर्ड यूज किया फ्रैक्चर. फ्रैक्चर में क्या होता है? बोन एक्चुअल में दो हिस्से में जैसे टूट गई, खटाक ऐसे, राइट. सो फ्रैक्चर इज द ब्रेकेज ऑफ बोन, ब्रेकेज ऑफ. फाइन. तो ये थे बेटा आपके कुछ डिसऑर्डर्स. तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर वी आर स्टार्टिंग द न्यूरल सिस्टम. तो यहाँ पर बेटा हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे पहले. ये बेसिक्स बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, तो दैट विल बी लाइक अ रिविजन फॉर यू. तो आपके लिए एक तरफ से ये रिविजन है, और जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, राइट. सो आज हम बेटा पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, और नर्वस सिस्टम का एक छोटा छोटा कंपोनेंट क्या होता है. तो एक तो हमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन करनी है न्यूरल सिस्टम की, और दूसरा नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा आज हम. ऑलराइट, नर्वस टिश्यू. सो व्हाट्स अ नर्वस टिश्यू? नर्वस टिश्यू सबसे पहले बेटा इसकी ओरिजिन क्या होती है? व्हाट्स द ओरिजिन? It's ectodermal in origin. It's ectodermal. Right? But there is one exception. What is that? Except microglial cells. जो माइक्रोग्लाइल सेल्स होते हैं बेटा, जो माइक्रोग्लाइल सेल्स होते हैं, इनका ओरिजिन है मीजोडर्मल. एम फॉर माइक्रोग्लाइल सेल्स एंड एम फॉर मीजोडर्म. अदरवाइज पूरा नर्वस टिश्यू आपका एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में. अगर मैं बात करूं नर्वस टिश्यू की, नर्वस टिश्यू के बेटा दो तरह के सेल्स होते हैं. इसमें बेटा दो तरह के सेल्स हैं, एक है न्यूरॉन्स और एक है न्यूरोग्लाइल सेल्स. एक है न्यूरॉन्स और एक है न्यूरोग्लाइल सेल्स, राइट. न्यूरोग्लाइल सेल्स आर लाइक नर्व सेल्स. दीज आर वेरी स्मॉल सेल, छोटे छोटे होते हैं. आपने सुना होगा न्यूरॉन तो बहुत बड़ा होता है, पर न्यूरोग्लाइल सेल उसके कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं. छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं. तो दोनों के अगर नंबर की बात करें हम, दोनों के नंबर की बात करें, सो दे आर मोर देन 50%. So more than 50% of nervous tissue is formed of your neuroglial cells. Right? Moving to the neurons. Now what are neurons? Neurons are the structural and functional unit. ये ही करता धरता है, यही मेन है. क्यों? एक इनके पास प्रॉपर्टी है बड़ी मस्त सी. क्या नाम था उस प्रॉपर्टी का? इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी, राइट. क्या समझाया था मैंने? करंट मारते हैं, करंट जनरेट करते हैं, राइट. दे कैन जनरेट अ नर्व इम्पल्स. इट्स लाइक एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिससे जो सिग्नल्स हैं वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन आराम से जा सकते हैं. चलिए, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते. दे कैन नॉट डिवाइड, they cannot divide, whereas the neuroglial cells they can divide. They can divide. That is why they are the reason for brain tumors. इन्हीं की वजह से क्या होता है बेटा? ब्रेन ट्यूमर, जिसे हम कहते हैं ग्लायोमास. ओमास यूजुअली वर्ड हम कैंसर्स के लिए यूज करते हैं, वेयर ग्लायो वर्ड आ गया तो वो न्यूरोग्लाया सेल से आया है. तो चलिए हम अब पढ़ेंगे आपके फेवरेट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. ऑलराइट, मूविंग टू द न्यूरॉन. न्यूरॉन का बेटा अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, द न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स.
दो हिस्सों में बटा हुआ है आपका न्यूरॉन। कितने हिस्सों में? दो। क्या है? अभी तक तो बहुत बच्चों ने आंसर अपने मन में बोल ही दिया होगा। तो दो पार्ट हैं बेटा, एक अपर पार्ट जिसे हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। और क्या कहते हैं बेटा इसे? साइटोन। और क्या कहते हैं बच्चा इसे हम कहते हैं पेरिकैरियन। क्या कहते हैं? पेरिकैरियन। So the body of a neuron is divided into two parts. एक है सेल बॉडी और दूसरा है एक्सॉन। तो नीचे वाला एक्सॉन। ठीक है। अब अगर आप सेल बॉडी में देखेंगे तो सेल बॉडी में सेंटर में एक छोटी सी बिंदु है। इस बिंदु का नाम है न्यूक्लियस। इस बिंदु का नाम क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिखेंगे जो ब्रांच्ड है। ये लो ब्रांच कर दिया मैंने। ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स है, ये यहाँ पर सेल बॉडी के टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स की अगर बात करें, सबसे पहले दे आर एफरंट। एफरंट वर्ड जहां पर भी आ गया उसका मतलब वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है टुवर्ड्स दिस सेल बॉडी और टुवर्ड्स एनीथिंग। तो एफरंट्स मतलब टुवर्ड्स। ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये क्या है बेटा? ब्रांच्ड है। क्या है ये? ब्रांच्ड है। फाइन। सो व्हाट इज एफरंट? एफरंट मींस दे आर ब्रिंगिंग द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी। आगे बात करते हैं बेटा इस स्ट्रक्चर की। राइट। ओके, आगे बात करते हैं, इसकी छोड़ो, पहले ऊपर ही कंप्लीट करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा हम साइटोन की ही। साइटोन में एक छोटे छोटे बिंदु मिलेंगे आपको। इन छोटे छोटे बिंदु को हम क्या कहते हैं? निजल बॉडीज और निजल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? निजल बॉडी और निजल ग्रेन्यूल। निजल बॉडी और निजल ग्रेन्यूल। निजल बॉडी और निजल ग्रेन्यूल बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? इनमें से क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इनके पास बेटा क्या होता है? दे कंटेन फ्री राइबोसोम्स एंड RER। व्हाट आर RER? अभी तक आंसर दे चुके होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर भी बेटा आपका राइबोसोम आता है वो प्रोटीन तो बनाकर ही छोड़ेगा। तो द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। तो राइबोसोम है जो यहाँ पर क्या करवाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन क्या होता है? दीज आर यूजुअली न्यूरोट्रांसमिटर्स, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नीचे वाला स्ट्रक्चर है बेटा आपका एक्सॉन। एक्सॉन कभी कभी अपनी मस्ती में 90 डिग्री पर एंगल बनाकर अलग ब्रांच भी बना देता है। इस ब्रांचिंग को बेटा हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कोलेटरल। क्या कहते हैं? एक्सॉन कोलेटरल। तो क्या होता है बेटा? ये ब्रांचेस हैं किसकी? एक्सॉन की ही। कितने डिग्री पे? राइट एंगल पे निकल ली। ठीक है। अब एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलेमा। राइट। This plasma membrane or your axon is wrapped around by some cells. इसके राउंड कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम है बेटा श्वान सेल्स। क्या नाम है इनका? श्वान सेल्स। ये सेल वाइट कलर का लिपिड सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। राइट। सुनिए मेरी बात ध्यान से। इन सेल का नाम क्या है बेटा? श्वान सेल। और ये शेल क्या करते हैं? दे सिक्रीट माइलिन शीथ। राइट। व्हाट इज अ माइलिन शीथ? ये सफेद सफेद सा। तो अगर ये एक्सॉन है तो श्वान सेल ऐसे उसको लपेट लेंगे। अब बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? ये जो सिक्रीट कर रहे हैं, क्या सिक्रीट कर रहे हैं? माइलिन शीथ। तो ये क्या हुआ बेटा? माइलिन शीथ। व्हाट इज अ माइलिन शीथ? इट्स अ लिपिड। और ये एक लिपिड है और लिपिड्स यूजुअली होते हैं बेटा इंसुलेटर। तो ये एक इंसुलेटर का काम करेगा। इंसुलेटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। और इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं या इधर देख सकते हैं एक एरिया है जिसमें माइलिन शीथ नहीं है। इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। रणवीर सिंह नहीं है ये। रणवीर सिंह लिख देंगे तो दीपिका पादुकोण नाराज हो जाएगी। ठीक है। तो ये नोड ऑफ रैनवियर है। नीचे बेटा जो एंड्स हैं इनका नाम क्या है? साइनेप्टिक नोब्स और साइनेप्टिक वेसिकल्स। सॉरी, साइनेप्टिक नोब्स और एंड बल्ब्स।
These synaptic knobs और end bulbs they contain छोटे छोटे से गोले, और इन गोलों का नाम क्या है? इन गोले में भी कुछ है, इन गोलों का नाम है बेटा synaptic vesicles। क्या नाम है? Synaptic vesicles। These synaptic vesicles, what do they contain in them? They contain the protein जो ऊपर नीजल बॉडी ने या नीजल ग्रेन्यूल ने बनाया था, और इनका नाम हम आपको बता चुके हैं, अभी अभी हमने मेंशन किया था, कुछ एन से था, कुछ न्यूरो जैसा था, न्यूरो ट्रांसमीटर। सो ये क्या है बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो साइनेप्टिक नोब्स एक थैले हैं, क्या है? थैला है, और वो थैला में क्या है? उस थैला में है केमिकल, इस केमिकल का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। एंड ये केमिकल्स क्या करते हैं बेटा? ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और यहाँ पर जो कांटेक्ट बनता है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ, उसे हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। ये बेटा हमने कहाँ पर पढ़ा था ऐसा एक साइनैप्स न्यूरॉन और मसल के बीच में? हमने पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल्स में। अब यहाँ पर तो एक न्यूरॉन है, क्या है बेटा? ये एक न्यूरॉन। तो एक साइनैप्स दो न्यूरॉन के बीच में भी हो सकता है, और ये साइनैप्स एक न्यूरॉन और मसल के बीच में भी हो सकता है। तो साइनैप्स में दोनों चीज़ें जुड़ी नहीं हुई हैं, दोनों में स्पेस है, तो इस पूरे फंक्शनल कॉन्टैक्ट को हम साइनैप्स कहते हैं। फाइन बच्चा। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू साइनैप्स जब भी इंफॉर्मेशन जाती है तो वो जाती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, एंड दोज केमिकल्स आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अपने एक फ्रेंड को बुलाना है, दूर बैठा है, अब आप बोलोगे तो मैम सुन लेंगी, तो आप क्या करोगे? आप पेन उठाओगे, उसका सिर पे मारोगे। तो तुमने इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ भेजी, मतलब तुमने उसे बुलाया, पर यहाँ पर मीडिएटर कौन है? किसने भेजी? किसने हेल्प किया? एक पेन ने, एक पेंसिल ने, जो भी आपने उसको मारा, ठीक है। तो वो क्या हुआ? एक केमिकल हुआ। तो ये केमिकल इससे निकलेगा, इसके पास जाएगा, और ये इसको भी एक्साइट कर देगा। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। नेक्स्ट, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? केमिकल्स दैट हेल्प्स टू transmit information from one neuron to another through synapse, right? So what's a synapse, boys and girls? What is a synapse? So it's a functional contact. What's a synapse? A synapse is a functional contact, functional contact between two neurons or two neurons or a muscle. So here what do you say? जब दो न्यूरॉन और मसल के बीच में एक साइनैप्स बनता है, तो उसे आप एक वर्ड यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आई होप दैट मेक सेंस टू यू नाउ, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जाम्पल बेटा जरा सा सुन लीजिए, क्या क्या होते हैं? आपने सुने होंगे, बोल दिया आंसर मनी मन में, हमने सुन लिया मनी मन में। एसिटाइलकोलिन। What is acetylcholine? It's ACH। और एड्रेनलिन। अरे बोलोगे मैम क्या लिख रहे हो यार, एड्रेनलिन तो हार्मोन है। अरे एड्रेनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। तो एड्रेनलिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन कहते हैं, और इसके साथ का ही नॉर एपिनेफ्रिन, वो भी दोनों, ठीक है। डोपामीन, ग्लाइसिन, गाबा, मिलीन गाबा नहीं है, ये कोई और गाबा है, ठीक है। इट्स इंग्लिश वाला गाबा, दैट्स द न्यूरोट्रांसमीटर। ऑलराइट बच्चे, तो चलो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एक सेरोटोनिन है, वो भी आता है इसमें, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम आगे करेंगे न्यूरोग्लायल सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं नर्व सेल्स, उनका काम है अपने पति की देखभाल करना एकदम से, ठीक है। पति यहाँ पर थोड़ा देखभाल नहीं कर रहा, देखो सिर्फ पत्नी कर रही है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। दोनों को करना चाहिए। पर यहाँ पर ये न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? न्यूरॉन
की देखभाल करेंगे, तभी इनको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स भी कहते हैं। और नर्वस टिश्यू का 50% से ज्यादा कौन होता है, ये होता है आपके न्यूरोग्लायल सेल। तो चलिए देखते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स कैसे होते हैं। सबसे पहले यू कैन सी हियर, इफ यू कांट सी हियर क्लियरली, लेट मी राइट देम। तो सबसे पहले बेटा जो हमारे पास है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एस्ट्रोसाइट्स। व्हाट आर दे आर एस्ट्रोसाइट्स। So there are two type of astrocyte. First of all, why they are known as astrocyte? Aster means star. So if you can see here clearly, they look like a star. इनमें एक होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, इनका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट? इसका काम है एक तो बेटा ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ये इस चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक बैरियर है जिसमें ये आप ब्लड वेसल देख रहे हो, ब्लड वेसल है, अभी ब्लड वेसल देख रहे हो, इधर आपका एस्ट्रोसाइट है, इधर आपका ब्रेन का टिश्यू होगा। तो ब्लड को ब्रेन के टिश्यू से दूर रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है, इन सेल्स में। सिमिलरली नीचे भी एक सेल आपको दिख रहे होंगे, एपेंडाइमल सेल। ये जो सेल्स हैं, अगर इसका भी क्लियर नहीं है, चलो हम इसको भी थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। इनका काम भी क्या है बेटा, इनका काम भी है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। सो एपेंडाइमल सेल एंड, ये आप देख सकते हो, इट्स लाइक क्यूब लाइक सेल विद माइक्रोविलाई ऑन इट। इनका काम भी क्या है, ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, राइट। चलो, इसके अलावा बेटा आपके एस्ट्रोसाइट और क्या करते हैं, दे इंसुलेट द न्यूरॉन, दे रिपेयर द न्यूरॉन, ये काम करते हैं। तो एक तरह के ये नर्स की तरह है। ऑलराइट, फिर आते हैं बेटा आपके माइक्रोग्लायल सेल्स। जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं, दे आर लाइक मैक्रोफेजेस। Macrophage are a very important cell of your immune system, and what they do phagocytosis. What is phagocytosis? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे भी काम आएगी जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे, या जो बच्चे भी 12th क्लास में है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा। तो ये क्या होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी टू इनगल्फ द माइक्रोब। फॉर एग्जाम्पल मैं मैक्रोफाज हूँ, यहाँ पर खड़ा एक माइक्रोब, मेरे को पता है ये खराब कर देगा मेरा शरीर, मैंने पा देनी है उनको जप्फी ऐसे करके, और उसको अंदर समा जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैक्रोफेज भी ऐसे करता है, जप्फी डालता है और खा जाता है माइक्रोब को। सो व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? इनगल्फिंग द डेड सेल को भी खा जाएगा क्योंकि वो जरूरत नहीं है, और माइक्रोब्स, और फिर उसको मार देते हैं। फिर आते हैं बेटा, ये सेल आप देख सकते हो, ये वाले ओलिगोडेंड्रोसाइट। इनका नाम क्या, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल, अभी हमने नाम किया था ना एक श्वान सेल, क्या था ना बच्चे। ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल है, ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल सेम ही काम करते हैं, बस इनकी लोकेशन अलग होती है। क्या अलग होती है, लोकेशन। तो ये सेल जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट दे परफॉर्म अ फंक्शन दैट इज माइलिन शीथ फॉर्मेशन। क्या करते हैं बेटा, ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं इन सीएनएस। कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम सुने हो, नहीं सुने हो तो आज मैम बहुत अच्छे से सुनाएगी। ठीक है, तो एक बार अभी सिर्फ इसको सोच लो कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वैसा ही जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वैसा ही एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है या पीएनएस। तो वैसे ही आपके जो श्वान सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स, श्वान सेल, ये भी एक न्यूरोग्लायल सेल है। दे ऑल्सो फॉर्म माइलिन शीथ, जिसे हम कहते हैं माइलिनेशन। किसमें करता है, ये पीएनएस में। तो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ के लिए हम एक टर्म भी यूज कर देते हैं, माइलिनेशन। व्हाट इज माइलिनेशन? फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर अच्छे से देख सक रहे हो कि इसके देखो छोटे छोटे पैर हैं, ये ऐसे अपने पैरों से ही न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का पार्ट है एक्सॉन, उसको रैप करते हैं। वेयर जो श्वान सेल होता है वो पकड़ता है एक्सॉन को और ऐसे पूरा उसको इस तरह से पकड़ता है। ये किससे पकड़ता है, ये खुद नहीं जप्पी डालता उसको, ये क्या कर रहा है, ये अपने से बाजुओं से पकड़। फाइन, श्वान सेल पूरा जप्पी डाल लेता है और ये से बाजू से ऐसे पकड़ लेता है, टच मी नॉट जैसा है थोड़ा। ठीक है चलो, ये थे बेटा आपके न्यूरोग्लायल सेल। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की क्या टाइप है, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि वो कैसे दिखते हैं, उनमें कितना एक्सॉन है, कितना डेंड्राइट है, राइट।
नंबर ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेसेस मतलब उसकी बाजू वगैरह, एक्सॉन, डेंड्राइट, ठीक है, वो कितने हैं। सेल बॉडी को हम मेन मानते हैं हमेशा, और जो प्रोसेसेस है मतलब उसकी आर्म्स वगैरह वो हम मानते हैं डेंड्राइट और एक्सॉन्स को। तो यहाँ पर हम सेल बॉडी तो देखेंगे देखेंगे वो तो होगी, अब उसके अराउंड उसके कितनी बाजुएं हैं, मतलब उसके कितना एक्सॉन कितना डेंड्राइट है, उस हिसाब से हमने उसको नाम दिया है। जैसे सबसे पहले बेटा अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें ये सेल बॉडी है और इसकी एक ही आर्म है, तो एक ही हुआ, एक मतलब यूनिपोलर, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, यूनिपोलर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी दो बाजुएं हैं, तो ये क्या हुआ बेटा, बाइपोलर हुआ, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही है एंड दैट इज योर एक्सॉन। इसमें बेटा आपके पास एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, ठीक है। जो यूनिपोलर होते हैं, यूनिपोलर आपको मिलते हैं बेटा एम्ब्रियो में, वेयर एज जो बाइपोलर है ये आपको मिलते हैं आपकी आंख की एक लेयर होती है रेटिना, उसमें मिलते हैं, रेटिना ऑफ द आई। फाइन। अब हम बात करते हैं इनकी। अब इनको आप देख सकते हो, ये सेल बॉडी है, देखो कितनी सारी डेंड्राइट है ना, और इधर ये एक एक्सोन है। ये ऐसा हमने बनाया भी तो था ना भी, तो अभी जो हमने बनाया था वो कौन सा था, यही वाला था। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है मल्टीपोलर। क्या नाम है बच्चे इनका नाम, इनका नाम है मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर बेटा आपको मिलते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कोड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। और ब्रेन में कहाँ पर, सेरिब्रम में, और सेरिब्रम का एक एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसमें मिलते हैं, ठीक है। ये आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताया जाएगा। अब ये जो है इसमें आप देख पा रहे हैं बेटा, ये एक साइटोन है और साइटोन की एक ही बाजू थी, ये वाली छोटी सी जो आपको दिख रही है एक ही थी, तो उस हिसाब से ये यूनिपोलर होना चाहिए था। बट इसने फिर अपना प्लान चेंज कर दिया। इसने क्या किया, इसने कहा चलो 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 अलग अलग हो जाओ। अब एक बन गया एक्सॉन, एक बन गया डेंड्राइट, ठीक है। ऊपर क्या था, ये एक्सॉन था, ये डेंड्राइट्स थे, मैनी डेंड्राइट्स, सो इट हैज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। इधर एक ही आर्म थी, बाद में वो अलग हो गई, तो ये दिखने में तो यूनिपोलर जैसा है पर ये तो झूठा निकला, ये है सूडो यूनिपोलर। सूडो मतलब फॉल्स, इट्स अ फॉल्स यूनिपोलर। ये आपको बेटा एक ही जगह पर आपकी बॉडी में मिलता है, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कोड, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की दो साइड है, ठीक है। मान लो इफ दिस इज स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड की दो साइड है, ये साइड है डॉर्सल, ये साइड है वेंट्रल, जैसे हमारी बॉडी में होती है, दिस इज वेंट्रल दिस इज डॉर्सल। तो डॉर्सल पीछे वाली हुई, तो पीछे की तरफ में इधर इसके पास एक गैंग्लियन होता है, क्या होता है बेटा, गैंग्लियन। और इस गैंग्लियन में बहुत सारे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। फाइन, यस, समझ में आई बात। तो ये हुआ बेटा आपका सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि वो काम कैसा कर रहा है, किधर इंफॉर्मेशन ले रहा है, राइट। अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू आप कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, और कोई किसको हमने यहाँ पे स्टेबल चीज मानी है, सीएनएस को, उस अकॉर्डिंग हमने न्यूरॉन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक न्यूरॉन होते हैं बेटा एफरेंट वाले, जिन्हें हम सेंसरी कहते हैं। एक होते हैं बेटा ई फ्रंट वाले, ई फॉर एलिफेंट, इनको हम कहते हैं मोटर। और एक होते हैं बेटा आपके इंटरन्यूरॉन, क्या होते हैं, इंटरन्यूरॉन, ठीक है। अब जो सेंसरी वाले हैं वो क्या करते हैं, वो आपके जैसे सेंस ऑर्गन है कोई भी आपका, ठीक है। मान लो आपकी स्किन है, उससे इंफॉर्मेशन आपको आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाएंगे, किसकी तरफ लेकर जाएंगे, ब्रेन की तरफ। सो दे व्हाट आर दे डूइंग, दे आर giving the information to the CNS, or the information is going towards the CNS from the sense organ via sensory neuron. So the sensory information is transferred to CNS, the central nervous system, via sensory neuron from
सेंसरी रिसेप्टर्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप सब बच्चों ने बचपन में या छोटी क्लासेस में एक हॉट प्लेट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। उसमें हमने क्या किया था कि हम जब किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम हाथ एकदम से पीछे कर देते हैं, ये एक रिफ्लेक्स है। तो जब आपने हाथ लगाया तो आपके स्किन में सेंसरी रिसेप्टर थे, इसने इन्फॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजी। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आपकी मसल को भेजी, मसल हुआ कॉन्ट्रैक्ट और हाथ हुआ पीछे, राइट। तो वो कौन से न्यूरॉन है? दूसरे मोटर न्यूरॉन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन तो सेंसरी से गई, अब यहाँ से मसल की तरफ कैसे जाएगी? मोटर न्यूरॉन विच आर इफरेंट। तो ये क्या करते हैं? सीएनएस से बेटा इंफॉर्मेशन कहाँ भेजते हैं? टुवर्ड्स मसल्स। और ये यूजुअली मसल्स कौन सी होती है? ये स्केलेटल मसल्स होती है। इंटरन्यूरॉन का काम क्या होता है? अब मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन से आई, तो यहाँ पर क्या होता है? मान लो ये तुम्हारा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या है? सेंस ऑर्गन या सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर से आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सीएनएस में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? सीएनएस में जाएगा। अब सीएनएस से ये जो इंफॉर्मेशन है ये किस में जाएगा? ये जाएगा मसल्स में। कहाँ जाएगा? मसल्स में। तो यहाँ पर बेटा आपका सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सीएनएस से जाएगी सेंसरी रिसेप्टर से, और सीएनएस के अंदर भी एक न्यूरॉन होगा जिसे हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। अब यहाँ पे पहले ये इंटरन्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देगा, इंटरन्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन से कहाँ पे जाएगी? मसल में। तो इंटरन्यूरॉन इज लाइक अ रिलेइंग वन, इसे हम रिलेइंग भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन सेंसरी की मोटर की तरफ पहुंचाता है। तो ये कौन सा हुआ? सेंसरी, ये हुआ मोटर, और ये क्या हुआ? इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो इंटर न्यूरॉन यूजुअली आपके रिफ्लेक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर को इंटरप्रेट करने। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, आई होप बेटा आप सबने ये लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये नर्व क्या होता है? अब कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। एक टर्म जैसे नर्व, एक जैसे गैंग्लियन, ठीक है, और एक टर्म आपके पास होता है न्यूक्लियाई और एक होता है ट्रैक्ट, ठीक है। अब बेटा अगर मेरे पास ये साइटोन है और ये एक्सॉन है, ये क्या है? एक्सॉन। अब मेरे बॉडी में एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। तो अगर बहुत सारे हैं तो उन्होंने ऐसे क्लस्टर बनाया होगा, तो ये बहुत सारे साइटोन है, ये एक्सॉन है, ये क्या है? एक्सॉन, ठीक है। अगर मैं अपने ऐसे नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में साइटोन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैंग्लियन। So the group of cytone is ganglion in PNS, whereas it is known as nuclei in central nervous system. In central nervous system. Fine. Similarly, अगर मैं एक्सॉन के ग्रुप की बात करूं, so the group of axon in the PNS is known as nerve. इसे हम क्या कहते हैं? nerves. So nerve is actually made up of a lot of or the clusters of axons of a neuron, whereas it is known as tract in the central nervous, right? I hope आप कभी इस चीज को नहीं भूलोगे. So this is the cluster of cytone and this box is a cluster of axon. All right, I hope you should write this in, you have written this in the notebook, or if you have not, please write it so that all your doubts are clarified right now, और आगे जाके आपको कोई confusion ना हो. ऑल राइट, तो ये था बेटा आपका एक बेसिक सी बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स की। यस, तो नर्व्स की भी अब क्लासिफिकेशन होती है। क्या था नर्व्स? ग्रुप ऑफ एक्सॉन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो ये नर्व्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज दिस नर्व? नर्व आपके 3 तरह की होती हैं। जैसे न्यूरॉन 3 तरह के थे फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन। नर्व भी वैसे क्या होती हैं? सेंसरी, मोटर, बस तीसरे का फर्क है मिक्स्ड, ठीक है। सेंसरी क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स वो होती हैं
जो सिर्फ किसकी बनी है, दे आर मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। किसकी बनी है बेटा, सेंसरी की। तो दे आर मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑलराइट, तो मोटर क्या होगी, दे आर मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, some cranial nerves they are sensory and some cranial nerves they are motor। cranial nerves क्या होती हैं, जो nerves आपके brain से आती हैं, फाइन। तो इसी तरह से जैसे ये सिर्फ किसका बना है, ये बना है सेंसरी का, ये सिर्फ किसका बना होगा, बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स का, फाइन। अब मिक्स्ड में क्या है, मिक्स्ड इज मेड अप ऑफ बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन, तभी से हम मिक्स्ड कहते हैं। तो ये जो मिक्स्ड नर्व्स हैं ये किसकी बनी है, दे आर मेड अप ऑफ sensory and motor neurons both। ओके, अब आपकी जितनी भी स्पाइनल कोड से नर्व्स निकलती हैं वो सारी क्या है, मिक्स्ड। सो ऑल स्पाइनल नर्व्स, ऑल स्पाइनल, राइट, एंड देयर आर सम क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है। तो जब भी वर्ड हम क्रेनियम, क्रेनियल वगैरह यूज करें दैट मीन्स वो ब्रेन से रिलेटेड है। जब भी वर्ड हम स्पाइनल यूज करें वो स्पाइनल कोड से रिलेटेड है। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, तो बेटा अब हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। तो नर्व फाइबर दो तरीके की होती है, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड भी बोल देते हैं। अब हमने एक स्ट्रक्चर किया था जब न्यूरॉन का, तो हमने किया था कि एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल रैप करते हैं और एक लिपिड बनाते हैं जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, और ये इंसुलेटर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। तो अगर माइलिन शीथ है तो उसे हम बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अगर किसी नर्व में ऐसे एक्सॉन्स हैं कि जिनमें माइलिन शीथ लगी हुई है तो वो माइलिनेटेड होगा, और जिसमें नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड। अब बात करते हैं श्वान सेल की। श्वान सेल दोनों में ही हो सकते हैं, माइलिनेटेड में तो श्वान सेल होंगे ही होंगे, पर नॉन माइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीथ नहीं है उसमें श्वान सेल हो भी सकते हैं, और हो सकता है वहां पर माइलिन शीथ ना बना रहे हो। तो हम यहाँ पर बात करते हैं द टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। The nerve fibers are of two type. One is myelinated, the one that contains myelin sheath, and another is non-myelinated. Non-myelinated, right? जो आपकी non-myelinated है, इसमें Schwann cell may be present. Schwann cell may be present, but myelin sheath is absent. वो myelin sheath नहीं बना रहा, right? So the criteria is only myelin sheath. We are not talking about Schwann cells. और यहाँ पर myelin sheath is present, right? तो ये कहाँ पर मिलता है बेटा, ये हमें मिलता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में। तो ऐसे नर्व फाइबर्स कौन से हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। वेयर एज ये वाला हमें मिलता है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, राइट। तो चलिए, अब नर्वस सिस्टम की बहुत बात हो चुकी है, पीएनएस, सीएनएस, नाउ ये तो और भी धमाकेदार आ गया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो अब हम तसल्ली से पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये पीएनएस क्या होता है, बार बार मैम पीएनएस 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 वर्ड यूज कर रही हैं, तो ये पीएनएस होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज पीएनएस। तो बेटा आपका न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें, योर न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स, बोल रही हूँ, टू पार्ट्स। वन इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक ही बात है, नर्वस भी वर्ड यूज कर सकते हैं, न्यूरल भी कर सकते हैं। एंड दूसरा है बेटा आपका पेरिफेरल। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। अगर मैं बोल रही हूं ये है तुम्हारा भेजा मतलब ब्रेन, और ये है स्पाइनल कोड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का, ठीक है। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कोड में से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, these all are forming your peripheral nervous system. So what is a peripheral nervous system? All nerves
that arise from CNS that forms your peripheral nervous system. आगे बढ़ते हैं. अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है बेटा, अब इसमें कई नर्व्स ऐसे होंगी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व है, जो आपके कंट्रोल में एक्शंस नहीं होते, और दूसरी जो वॉलेंट्री में इन्वॉल्व है जैसे स्केलेटल मसल्स. ठीक है, तो इसी हिसाब से बेटा हमने अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स को और पूरे सिस्टम को दो में डिवाइड कर दिया. एक हमने इसको नाम दे दिया बेटा, एक नाम हमने दिया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, और एक हमने इसको नाम दिया ऑटोनॉमिक, ऑटोमैटिक से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब जो आपका सोमैटिक है, सोमैटिक क्या होता है? सोमैटिक होते हैं आपके बॉडी के सेल्स, वहीं से आया है. तो ये क्या करती है नर्व्स, ये आपके स्केलेटल मसल तक इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं, एंड स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री. सो व्हाट आर दीज? दे carry the information, carries the information to the skeletal muscle, to the skeletal muscle. तो इन अ वे ये आपका क्या कर रहा है बेटा, ये आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है. फाइन. तो जो ऑटोनोमिक है इसको हम विजरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज विजरल नर्वस सिस्टम. सो आई एम राइटिंग NS. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक, एंड दे बोथ वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर. अब इसे हमने विजरल नर्वस सिस्टम क्यों बोला है? इसका एक रीजन हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये आपके विजरल ऑर्गन्स में जाती है. कहाँ जाती है? विजरल ऑर्गन. तो इट कैरीज द इंफॉर्मेशन to the visceral organs, or they give the information, give will be the better word to use, थोड़ी अंग्रेजी है भाई. It gives the information to the visceral organs, right? और इसमें बेटा बहुत सारे गैंग्लियंस, नर्व्स, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. It involves or it includes a lot of ganglions, नर्व्स एक्सेट्रा. राइट, इन सब को हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है. एक बार दोबारा बता रही हूँ बेटा, आपका जो नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं दैट फॉर्म्स अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक सिस्टम है जो सिर्फ विजरल ऑर्गन्स पे जाते हैं, एंड यू नो विजरल ऑर्गन्स का काम कभी हमारे होता ही नहीं है कंट्रोल में, दैट्स योर विजरल नर्वस सिस्टम. और ये वाला जो है बेटा, इसमें स्केलेटल मसल्स की तरफ इंफॉर्मेशन जाती है. फाइन, अब इन सबको हम डिटेल में करेंगे. तो आज के लिए इतना ही, पर अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है. बिना क्वेश्चन किए कैसे जाएंगे आप? जाने देंगे हम आपको. चलो, the nerve fibers that transmit impulse from tissues or organs to the CNS are, ऐसे नर्व फाइबर्स बेटा जो आपके इंफॉर्मेशन टिश्यू या ऑर्गन से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं, वो कौन होते हैं? मतलब टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो जो टुवर्ड्स वाला है वो हमेशा सेंसरी होता है, और जो अवे वाला होता है वो मोटर होता है. तो मोटर निकाल दीजिए, मोटर का दूसरा नाम है इफरेंट. तो आंसर बेटा बनेगा फर्स्ट. राइट, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है. आगे, The dash neural system relays impulses from the CNS to the skeletal muscle. ऐसा नर्वस सिस्टम जो CNS से इंफॉर्मेशन लेकर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स आ रही हैं भाई, और स्केलेटल मसल की तरफ लेकर जा रहा है, वो वॉलेंट्री वाला है, क्योंकि नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, और पेरिफेरल में भी सोमैटिक होगा. सो आंसर हुआ बेटा 4. अगर कहता ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल होता. अगर बोलता कि विजरल ऑर्गन को जाता है तो इन दोनों में से कोई हो सकता था. फाइन, तो बेटा आंसर क्या बना आपका? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यूरॉन with one axon and 2 or more dendrites are found in brain, retina, dorsal root of spinal cord and embryo. अब इस क्वेश्चन में ना तुम्हें हल्का सा घुमाया गया है. ऐसे देखो, पहले तो न्यूरॉन बताओ जिसमें एक एक्सॉन होती है और बहुत सारी डेंड्राइट. कौन सा है वो है आपका मल्टीपोलर. तो पहले आइडेंटिफाई करो किसकी बात हो रही है? मल्टीपोलर की. अब मल्टीपोलर कहाँ मिलता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. रेटिना में कौन सा मिलता है? बाइपोलर. सूडो यूनिपोलर कहाँ मिलता है? यहाँ पर.
तो आंसर बच्चे क्या बना, आंसर बना 1। और एम्ब्रियो में कौन सा मिलता है, यूनिपोलर। ठीक है, राइट। तो ये था बेटा आपका जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। अगली क्लास में थोड़ा और धमाकेदार करेंगे, और क्या धमाका लेकर आएंगे, नर्व इम्पल्स। तो उसके लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, और हम आएंगे अगली क्लास में आपको वो समझाने जिससे आप बहुत डरते हैं, और ये पढ़ने के बाद आप बोलोगे यार ये था यार, इससे डर रहे थे, ये चीज़ कुछ भी नहीं है ये तो। ठीक है, तो चलिए, आप जिसको क्या समझ रहे थे, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, क्या बोल रहे थे, नर्व इम्पल्स वही है, वो बोल रहे हैं ना कि पुष्पा फ्लावर, फ्लावर नहीं, आगे क्या था, अरे मैं डायलॉग भूल गई चलो डायलॉग बताना मुझे कमेंट्स में। तो हम मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, बाय बाय।